तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूँ। न्यूरॉन सीरीज के दौरान हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सभी क्लियर करेंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास शुरू करेंगे। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गलतियां ही आपके लिए सीढ़ियां साबित होंगी और उन्हीं सीढ़ियों से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो चलिए इसी उत्साह के साथ में, जोश के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो लास्ट पार्ट आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वैसे तो लास्ट पार्ट एनस है, लेकिन अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं ऑर्गन, उन सभी में सबसे लास्ट में आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड होता है इलियोसिकल जंक्शन से लेकर के एनस तक। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इसको हिंदी में बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है और ये एक्सटेंड करता है इलियोसिकल जंक्शन से लेकर के एनस तक। अब बात आती है इलियोसिकल जंक्शन क्या है? तो जहां पर इलियम और सीकम, जिस जगह इलियम और सीकम आपस में जुड़ते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो क्लियर हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री ट्रैक्ट का पार्ट है जो इलियोसिकल जंक्शन से लेकर एनस तक प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद में बात आती है इसकी लंबाई की। इसकी लेंथ में सवाल आएगा तो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। कितनी लंबाई होती है इसकी? 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। और इसका डायमीटर पे अगर यदि सवाल आए, क्या पे? अगर डायमीटर पे सवाल आता है तो इसका डायमीटर होता है 6.2 सेंटीमीटर या 2.5 इंच। ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर या 2.5 इंच, ये इसका होता है डायमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद इसके पार्ट्स की बात करते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट थे, जो कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट होता है सीकम। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सीकम। दूसरा पार्ट है कोलन और तीसरा पार्ट होता है रेक्टम। क्लियर हो गया? सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सीकम। आप नीचे डायग्राम में देखिए, सबसे पहला पोर्शन ये कौन सा है? सीकम। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सीकम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ये है सीकम। उसके बाद में सेकंड पोर्शन होता है कोलन। तो देखिए, कोलन होते हैं अलग अलग 4 पार्ट, इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट मैंने आपको क्या बताया? कोलन। उसके बाद में थर्ड पार्ट होता है जिसको लास्ट पार्ट कहते हैं रेक्टम। थर्ड पार्ट कौन सा होता है? रेक्टम। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद में बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट सीकम की। तो देखिए, सीकम क्या है? सीकम क्या है? सीकम, इट इज द लार्ज ब्लाइंड सैक दैट फॉर्मिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम को हम फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? सीकम को हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा। ठीक है, और ये एक ब्लाइंड सैक होता है और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है लास्ट पार्ट ऑफ डिडिनम, डिडिनम के लास्ट पार्ट से, जिसको हम कहते हैं इलियम। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द राइट इलियक फोसा। ये किधर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है राइट इलियक फोसा में। लिख लीजिए, कहां प्रेजेंट होता है? राइट इलियक फोसा में। अब ये राइट इलियक फोसा क्या है, उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हमने एब्डोमिनल कैविटी को कितने हिस्सों में बांट दिया? 9 रीजन में। भाई, टोटल एब्डोमिनल कैविटी के कितने एरिया होते हैं? 9 रीजन होते हैं। और 9 रीजन में से सबसे पहले जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं राइट इलियक फोसा, सॉरी, उसे हम कहते हैं राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। सेकंड नंबर पे आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। थर्ड नंबर पे आता है लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। फोर्थ नंबर पे आता है राइट लंबर रीजन। उसके बाद में आता है फिफ्थ नंबर पे अम्बिलिकल रीजन। 6 नंबर पे आता है लेफ्ट लंबर रीजन। 7th नंबर पे आएगा राइट इलियक फोसा। जो राइट इलियक फोसा होता है वो इधर इस जगह पाया जाता है, राइट इलियक फोसा 7th नंबर पे। उसके बाद 8th नंबर पे आता है आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और 9th नंबर पे हम रखेंगे क्या? लेफ्ट इलियक फोसा। क्लियर हो गया? तो राइट इलियक फोसा
लगभग ये वाला पोर्शन की बात हो रही है, राइट इलियक फोसा। तो राइट इलियक फोसा के अंदर ये सिचुएटेड होता है। जो भी मैंने आपको नाम बताए वो सभी क्या थे, 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? तो राइट इलियक फोसा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसका डायमेंशन, इनकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी होती है 6 सेंटीमीटर या 2.5 इंचेस, 2.5 इंच। और इसकी विड्थ कितनी होती है, विड्थ मींस इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई होती है 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंचेस। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं इसके रिलेशन की। देखिए रिलेशन में हम पढ़ेंगे ऑर्गन के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या चीजें स्थित है, रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें एंटीरियरली अगर हम देखें, अगर इसमें हम एंटीरियरली देखें सामने की तरफ, तो सामने की तरफ होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सामने की तरफ क्या होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी एब्डोमिन को जो कवर करने वाली लेयर है, जो वॉल है, उसे हम कहते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये किधर होती है, इसके सामने की तरफ होती है। पीछे की तरफ अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो इसमें क्या होता है, टेस्टिकुलर आर्टरीज होती है। पीछे की तरफ क्या होता है, इसमें टेस्टिकुलर आर्टरीज होती हैं जो टेस्टिस को सप्लाई करती हैं। उसके अलावा लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, थाई की पाई जाने वाली लेटरल कुटेनियस नर्व, ये इसके पोस्टीरियर साइड में, मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? ये हो गए इसके रिलेशन। अब नोट करके बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है इलियोसिकल वाल्व के बारे में, इसको आप भी नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आना तय है। तो इलियोसिकल वाल्व क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट इलियोसिकल जंक्शन। कहां पे प्रेजेंट होता है ये, इलियोसिकल जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा इसको। अब सामने जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, ये किसका बना रहा हूं, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, सामने जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये किसका बना रहा हूं, एक रफ डायग्राम मैंने आपको सामने बना दिया है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सीकम। जो लास्ट वाला पोर्शन यानी फर्स्ट जो पोर्शन मैंने आपके सामने बनाया है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सीकम बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको सही से। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, सीकम, और इससे ही डायरेक्ट जुड़ी हुई रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे जुड़ा हुआ रहता है इस जगह स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, इलियम। कौन सा पार्ट है ये, इलियम। और ये कौन सा पार्ट है, सीकम। कौन सा पार्ट है, सीकम। सीकम किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसी जगह इलियम और सीकम के पास में एक वाल्व होता है। इसको अगर हम बड़ा करके यहां पर देखें तो एक वाल्व होता है, इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक वाल्व होता है, जिस वाल्व का नाम है इलियोसिकल वाल्व। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, इलियोसिकल वाल्व। इस वाल्व का काम क्या होता है, ये फूड की एंट्री को, यानी जो डाइजेस्टिव फूड है, जो डाइजेशन के बाद में जो फूड आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाने वाला है, उसकी एंट्री को ये गार्ड करता है, उसकी एंट्री को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसी जगह इलियोसिकल जंक्शन पे ही एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर हो गया? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, इट इज ए नैरो सकरी, एक मस्कुलर ट्यूब या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये मस्कुलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, किस जगह पाई जाती है, इलियोसिकल जंक्शन पे पाई जाती है। इसको हम आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। इसमें लिम्फोइड टिश्यू भी होते हैं। देखो आगे इसमें डायग्राम में दिखते हैं नीचे, देखिए ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन था इसका नाम मैंने अभी क्या बताया था आपको, इसका नाम है इलियम। क्या नाम है इसका, इलियम पोर्शन। ये किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है। किसका पोर्शन है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट है। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीकम। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सीकम। तो इसी जगह, इस जगह पर ये जो पोर्शन है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्लियर हो गया? अच्छा, यही इलियम और सीकम पे अभी जो मैं वाल्व बता रहा था वो लगभग इस जगह प्रेजेंट होता है। उस वाल्व को हम क्या कहते हैं, इलियोसिकल वाल्व। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वाल्व, जो प्रिवेंट करता है इनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड फूड की, जो फूड डाइजेस्टेड हो चुका है उसको आगे भेजा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए अब बात आती है इसकी डायमेंशन की। काय की बात कर रहे हैं हम, अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स के डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है लगभग 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर होता है लगभग 9 सेंटीमीटर। वैसे जनरली देखा जाए तो इसका डायमीटर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये लगभग 9 सेंटीमीटर से लेकर के
15 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। चलिए उसके बाद में इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है 5 mm। इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है 5 mm होता है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में इसकी लोकेशन क्या होगी राइट इलियक फोसा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में लोअर साइड में एक फोसा एक जगह है, उस रीजन को हम राइट इलियक फोसा कहते हैं। उस रीजन में ही सीकम प्रेजेंट होता है और उसी सीकम के नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। तो आप भूलेंगे तो नहीं। इसकी लोकेशन क्या है राइट इलियक फोसा। क्लियर हो गया। चलिए हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट कोलन की। भाई इसके टोटल 3 पार्ट थे लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम के बारे में हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में जिसका नाम है कोलन। तो कोलन क्या है? इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखिएगा ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। ठीक है। इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं। इनके नाम याद करना बहुत जरूरी है। सी कोलन के कितने होते हैं? टोटल 4 पार्ट होते हैं। एक होता है असेंडिंग कोलन, एक होता है ट्रांसवर्स कोलन, थर्ड है इसका डिसेंडिंग कोलन और फोर्थ पार्ट है सिग्मोइड कोलन। कौन कौन से पोर्शन होते हैं इसके? 4। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। ये आपको सीरीज से याद करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। आपको ये सीरीज से देखिए, आपको कई सारे लेक्चर्स, कई सारी वीडियोस एमसीक्यू पे मिल जाएंगी, लेकिन सब्जेक्टिव डेटा पे मींस थ्योरी की वीडियोस आपको बहुत कम मिलेंगी। मैं मिनी अटेम्प्ट पे आपको सारी कंप्लीट एनाटॉमी फिजियोलॉजी की थ्योरी, बायोलॉजी से रिलेटेड थ्योरी में इसलिए करा रहा हूं जिससे आप एमसीक्यू को चुटकियों में निकाल सको। देखिए सब्जेक्टिव डेटा अगर आपका क्लियर है, यदि आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर है तो आप एमसीक्यू 1 मिनट में निकाल दोगे। देखिए भाई कोलन कोलन ही रहेगा, चाहे उसको एमसीक्यू में पूछ लो चाहे उसको थ्योरेटिकली पूछ लो। ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए अब पढ़ते हैं हम इसके पार्ट्स। देखो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप नीचे डायग्राम में देखिए, सबसे पहले जो इसका पोर्शन नीचे की तरफ गति कर रहा है, जो इसका पोर्शन ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इधर, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलन। ठीक है। कहां से कहां तक है ये यहां तक। ठीक है। कहां तक है ये पोर्शन? हाँ, ये पोर्शन है यहां तक। ठीक है। कहां से? ये सीकम से स्टार्ट होता है और यहां तक ये खत्म होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्लियर हो गया। अब असेंडिंग कोलन क्या होता है? ये एक 5 इंचेस लॉन्ग पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? 5 इंचेस लॉन्ग पार्ट है। चलो सर इधर भी मैं एक डायग्राम इसकी बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। कहां से? ये राइट इलियक फोसा से लेकर के ऊपर की तरफ, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन की तरफ जो मूव कर रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। शॉर्ट में लिख देता हूं एसी, असेंडिंग कोलन। ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम सीकम टू राइट कॉलिक फ्लेक्सर। क्लियर हो गया। तो ये कहां से कहां तक होता है? सीकम से लेकर के राइट कॉलिक फ्लेक्सर तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आता है राइट कॉलिक फ्लेक्सर क्या होता है। तो देखिए राइट कॉलिक फ्लेक्सर को हम हिपैटिक फ्लेक्सर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिपैटिक फ्लेक्सर। लिख लीजिए, राइट कॉलिक फ्लेक्सर को हम हिपैटिक फ्लेक्सर कहते हैं क्योंकि राइट साइड में क्या होता है? लिवर होता है। अब ये फ्लेक्सर इस डायग्राम में दिखाता हूं। ऊपर देखो, देखो ये अब क्या हुआ? इस जगह से लार्ज इंटेस्टाइन मुड़ गई, इस जगह से किधर की तरफ? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ये लार्ज इंटेस्टाइन जाती है। तो इस जगह जो ये मोड़ है, यानी ये जो मोड़ वाला जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को देखिए सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जो मोड़ वाला एरिया है इस एरिया को हम क्या कहते हैं? राइट कॉलिक फ्लेक्सर। क्या कहते हैं इसको? राइट कॉलिक फ्लेक्सर। ठीक है। राइट कॉलिक फ्लेक्सर के नाम से जानते हैं क्योंकि राइट साइड में लिवर होता है, इसीलिए इसका नाम राइट हिपैटिक फ्लेक्सर भी कहा गया है, या सिंपली हिपैटिक फ्लेक्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है। नीचे भी आपके ये डायग्राम बना हुआ है, नीचे डायग्राम में भी आप बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हो। ठीक है। देखिए इधर हिपैटिक फ्लेक्सर साफ साफ लिखा है। देन उसके बाद में अगला पोर्शन आता है ट्रांसवर्स कोलन। नीचे डायग्राम में देखिए अगला पोर्शन कौन सा है? ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है। ट्रांसवर्स कोलन ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसवर्स कोलन कहलाता है। ट्रांसवर्स कोलन किधर से? हेपेटिक फ्लेक्सर से लेकर के स्प्लीनिक फ्लेक्सर तक होता है। ठीक है। मतलब राइट कॉलिक फ्लेक्सर से लेकर के लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर तक ये प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट कॉलिक फ्लेक्सर को हम क्या कहते हैं? राइट कॉलिक फ्लेक्सर को हम हेपेटिक फ्लेक्सर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर को हम स्प्लीनिक फ्लेक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीनिक फ्लेक्सर बोलते हैं, क्योंकि इधर की साइड लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्प्लीन होता है। ठीक है। तो लिख लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कि राइट कॉलिक फ्लेक्सर को हम क्या कहते हैं? स्प्लीनिक।
स्प्लीनिक फ्लेक्सर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि इधर की तरफ क्या होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, चलिए स्प्लीन को हम और क्या कहते हैं, यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। याद रखिएगा, ब्लड, एक और क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, इसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं, लिख लीजिएगा। इसके अलावा इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। किस नाम से जानते हैं इसको हम, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लियर हो गया, चलिए तो ऊपर देखिए ट्रांसवर्स कोलन कौन सा पोर्शन है, ट्रांसवर्स कोलन है ये, यहां से लेकर के यहाँ इधर की तरफ जो मूव कर रहा है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। क्लियर हो गया, जो कि राइट कोलिक फ्लेक्सर से लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर की तरफ मूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है अगला, डिसेंडिंग कोलन। कौन सा, डिसेंडिंग कोलन। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 10 इंचेस। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 इंचेस की लंबाई होती है। और ये साइड में ऊपर डायग्राम देखिए, मेरे ऊपर डायग्राम देखिए, ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ, जो पोर्शन नीचे की तरफ गति कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जो पोर्शन गति कर रहा है इंटेस्टाइन का, मतलब स्प्लीनिक फ्लेक्सर से लेकर के सिग्मॉइड कोलन तक का पार्ट, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं। उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलन। क्लियर हो गया, ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, मतलब स्प्लीनिक फ्लेक्सर से लेकर के सिग्मॉइड कोलन तक। ठीक है, क्लियर हो गया। सिग्मॉइड कोलन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। लंबाई लिख लीजिएगा 10 इंचेस। उसके बाद में आते हैं सिग्मॉइड कोलन पर। अगला पोर्शन है सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन क्या होता है, ये लास्ट पार्ट होता है इसका, लास्ट तो नहीं कहेंगे, सॉरी, कोलन का लास्ट पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट नहीं है, कोलन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये लगभग 15 इंचेस इसकी लंबाई होती है, 15 इंचेस इसकी लंबाई होती है। और सिग्मॉइड कोलन लगभग एस शेप का होता है। किस शेप का होता है, ऊपर देखिए डायग्राम में, लगभग एस शेप का होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कोलन। और ये कहां से कहां तक, पेल्विक ब्रिम से लेकर के S3 वर्टिब्रा तक, यानी S3 का मतलब क्या हो गया, सैक्रल वर्टिब्रा। ठीक है, सैक्रल वर्टिब्रा, वर्टिब्रा 3, तीसरे नंबर की सैक्रल वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट होता है। टोटल सैक्रल वर्टिब्रा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्वेश्चन है आपके लिए, जो टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं, टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं, टोटल वर्टिब्रा होते हैं 33 वर्टिब्रा होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए सर्वाइकल में होते हैं 7 वर्टिब्रा, थोरेसिक में होते हैं 12 वर्टिब्रा, लंबर में होते हैं 5 वर्टिब्रा, और सैक्रम में होते हैं टोटल 5 वर्टिब्रा, और कॉक्सिस में होते हैं 4 वर्टिब्रा। इस तरीके से टोटल कितने होते हैं, 33 वर्टिब्रा। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। तो हमने किसकी बात करी थी अभी, सैक्रम की। तो सैक्रम के जो वर्टिब्रा थे 5, उनमें से पहले 3 यानी पेल्विक ब्रिम से लेकर के थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट होता है। चलिए उसके बाद में आते हैं रेक्टम, जो कि लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, डिस्टल पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेक्टम क्या है, इट इज द डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी हिस्सा। डिस्टल मींस होता है दूर, डिस्टल मींस अवे फ्रॉम द ट्रंक। ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर दूर प्रेजेंट होती है, लास्ट में प्रेजेंट होती है, टर्मिनल स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम कहते हैं डिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये रेक्टम क्या है, डिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और रेक्टम को हम क्या कहते हैं, रिजर्वॉयर ऑफ फीसिस के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वॉयर ऑफ फीसिस। फीसिस का क्या बोला जाता है, रिजर्वॉयर, क्योंकि टेम्परेरी स्टोरेज होता है इसके अंदर फीसिस, समय समय पे इसको हम शरीर से बाहर करते रहते हैं। क्लियर हो गया। और ये कहां से कहां तक होता है, ये सिग्मॉइड कोलन से लेकर के एनल कैनाल तक ये प्रेजेंट होता है। कहां से कहां तक होता है, सिग्मॉइड कोलन से लेकर के और एनल कैनाल तक। ये ऊपर आप देख सकते हैं, सिग्मॉइड कोलन से लेकर के और ये कहां तक, एनल कैनाल तक ये प्रेजेंट होता है रेक्टम। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब बात आती है इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन कितना होता है, इसका डायमेंशन इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं। तो 12 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका डायमीटर होता है 4 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर होता है इसका, 4 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तो इसका लेंथ है और 4 सेंटीमीटर इसका होता है डायमीटर। क्लियर हो गया। अब बात आती है रिलेशंस की, यानी इसके आगे पीछे क्या है। तो एंटीरियर साइड में मेल में अलग स्ट्रक्चर होती है, फीमेल में अलग स्ट्रक्चर होती है। तो मेल के अंदर अगर हम बात करें तो रेक्टोवेसिकल पाउच क्या होता है, रेक्टोवेसिकल पाउच ये मेल में पाया जाता है। और ये रेक्टोवेसिकल पाउच क्या है, ये रेक्टोवेसिकल पाउच पेरिटोनियम का फोल्ड होता है। लिख लीजिए क्या होता है
ये होता है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा पेरिटोनियम क्या है। तो पेरिटोनियम इज ए सीरस मेम्ब्रेन। क्या होती है ये एक सीरस मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियम क्या है? एक सीरस मेम्ब्रेन है जो फ्लूइड निकालती है, फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिसका नाम होता है पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं इसको। उसी का ये फोल्ड है जो एंटीरियरली पाया जाता है मेल में, ठीक है। उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है वो इसके आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। यूरेटर्स, यूरेटर्स भी इसके आगे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा सेमिनल वसाइकल्स, सेमिनल वसाइकल और प्रोस्टेट, ये सभी स्ट्रक्चर इसमें रेक्टम के आगे की तरफ एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में बात आते हैं फीमेल पे। देखिए फीमेल्स में भी अलग स्ट्रक्चर है, जैसे कि रेक्टो यूट्राइन पाउच। कौन सा पाउच? रेक्टो यूट्राइन पाउच। अब ये रेक्टो यूट्राइन पाउच किधर होता है? ये रेक्टो यूट्राइन पाउच रेक्टम और वजाइना, ये किधर की तरफ होता है रेक्टो यूट्राइन पाउच? ये रेक्टम और वजाइना की तरफ होता है, ठीक है, क्योंकि जो रेक्टम होता है वो वजाइना के जस्ट पीछे की तरफ होता है, वजाइना के जस्ट पीछे की तरफ होता है। और वजाइना के भी आगे क्या होता है? ये आपका यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वजाइना का पोस्टीरियर एंड और रेक्टम का एंटीरियर एंड, इनके बीच में बनता है रेक्टो यूट्राइन पाउच, ये भी पेरिटोनियम का ही फोल्ड होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद में और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और वजाइना, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें आगे की तरफ, सामने की तरफ प्रेजेंट होती है। ऊपर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये दिख रहा होगा आपको, ये स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये मेल का है, ये जो सामने डायग्राम बना हुआ है मेल का है, फीमेल का नहीं है, ठीक है। और ये सेमिनल वसाइकल है। क्या है ये? सेमिनल वसाइकल, जो कि रेक्टम के सामने है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। क्लियर हो गया? तो रेक्टम के सामने की तरफ ये मेल का डायग्राम, फीमेल का नहीं है। अगर फीमेल का डायग्राम होता तो इस जगह वजाना होती, इस जगह क्या होता? वजाना होती। देखिए इस जगह क्या होता? वजाना होती, तो वो रेक्टम के सामने की तरफ। क्लियर हो गया? और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है? कॉक्सिस। पोस्टीरियर, ये तो मेल में भी है, तो पोस्टीरियर साइड में क्या होता है? कॉक्सिस। कॉक्सिस नाम की जो बोन है इसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेल बोन। लिख लीजिए, टेल बोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लास्ट बोन होती है पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम्स की, ये लास्ट बोन होती है, ठीक है, जो टोटल फ्यूज होकर के फोर फ्यूज बोन से मिलकर के बनी होती है। कितने फ्यूज बोन से? 4 फ्यूज्ड बोन से मिलकर के ये बनी हुई होती है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अगली बात करते हैं एनल कैनाल की। देखिए रेक्टम डायरेक्टली हमने देखा था किससे कनेक्ट होता है? एनल कैनाल से कनेक्ट होता है। रेक्टम डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है? एनल कैनाल से, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ये कौन सा पार्ट है बेटा? लोएस्ट पार्ट है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का। एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, माउथ से लेकर के एनस तक का जो भी पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट। और ये कंटिन्यू करता है, ये एनल कैनाल कंटिन्यू करता है लोअर एंड ऑफ रेक्टम से, ठीक है, रेक्टम के लोअर एंड से लेकर के और एनस तक, लोअर एंड ऑफ रेक्टम से लेकर के एनस तक ये एनल कैनाल प्रेजेंट होता है। इसकी लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है इसकी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एनस पर। एनल कैनाल के ही जस्ट आगे वाला पोर्शन होता है एनस। एनस को सरफेस ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एनस होता है लास्ट पार्ट, एनस होता है लास्ट पार्ट, ठीक है। जो एनस होता है वो सरफेस ओपनिंग कही जाती है एनल कैनाल की, या हम कहें बटक्स के अंदर, दो बटक्स के बीच में ये सरफेस ओपनिंग होती है जो सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एनल कैनाल डायरेक्टली इसके थ्रू ओपन होता है एनवायरमेंट में, या सीधा कहें बॉडी के बाहर, आउटर या एक्सटर्नल ओपनिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये सिचुएटेड होती है 4 सेंटीमीटर बिलो इन फ्रंट ऑफ कॉक्सिस, मतलब कॉक्सिस से 4 सेंटीमीटर नीचे, क्योंकि 4 सेंटीमीटर क्या थी? एनल कैनाल की लंबाई थी। तो एनल कैनाल को छोड़कर जो लास्ट में एनल कैनाल की जो ओपनिंग होती है, एनल कैनाल जिस जगह बाहर खुलती है उसे हम कहते हैं एनस, ठीक है, कॉक्सिस। जैसे कि अगर मैं डायग्राम के लिए बनाऊं तो ये क्या है? बटक्स, और बटक्स, दोनों बटक्स हो गए। बटक्स के बीच में जो ओपनिंग होती है, बटक्स के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनस। ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, समय समय पर यहां से हम फीसिस को पास करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में इसके रिलेशन की बात करें तो मेल के अंदर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इसके सामने की तरफ होता है, और फीमेल में वल्वा। फीमेल में क्या होता है? वल्वा इसमें प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर साइड में टिप ऑफ कॉक्सिस, कॉक्सिस की टिप प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट
ब्लड सप्लाई। अब बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई क्या होगी? सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है? सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से होती है, और इसकी वेनस सप्लाई भी रेक्टल वेन से होती है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में नर्व सप्लाई की बात करें। एनल, ये का ही नर्व सप्लाई हम पढ़ रहे हैं, रेक्टम की कह लीजिए, एनल कैनाल की कह लीजिए, तो ये पढ़ रहे हैं हम नर्व सप्लाई। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज हमने लार्ज इंटेस्टाइन को कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ में हमने जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को हमने पूरा का पूरा आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। इससे पहले प्रीवियस जो मैंने लेक्चर बनाए हैं उसमें आपको स्टमक, माउथ, ईसोफेगस, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी पार्ट में आपको लाइन टू लाइन पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उन लेक्चर्स को देखिए, देन उसके बाद में इस लेक्चर को देखिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को इसी तरह से प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।